अगर आप एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी या किसी भी प्राइवेट बैंक से होम लोन लेने जा रहे हैं तो पंजीयन में आपको मॉर्गेज डीड कराने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मॉर्गेज डीड जब कराओगे ई पंजीयन में तो आपको वहां 18 से 20 कैटेगरी मिलेगी। तो आपको कौन सी आखिर कैटेगरी चुननी है जो सबसे ज्यादा रिलायबल हो और सबसे ज्यादा आपके लोन में सुटेबल हो। तो उन महत्वपूर्ण कैटेगरीज के बारे में आज आसान भाषा में समझाएंगे और मॉर्गेज डीड ऑनलाइन ई पंजीयन पे कैसे करते हैं वो भी पूरा प्रोसेस आपको सिखाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी सेवा। अगर आप होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्लॉट लोन, हाउस लोन लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मॉर्गेज डीड में गलत कैटेगरी चुनने से डॉक्यूमेंट दोबारा बनाना पड़ सकता है। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट समझे कि क्या होता है। सबसे पहले आप मान लीजिए कि आप मॉर्गेज डीड या लोन की रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप लोन में जब अपनी संपत्ति होती है उसकी सिक्योरिटी आप बैंक को या वित्तीय संस्थान को दे देते। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी आपने बेच दी, प्रॉपर्टी आपकी ही रहेगी। बस जब तक लोन पूरा नहीं होता तब तक बैंक उस प्रॉपर्टी पे अपना कानूनी अधिकार या सिक्योरिटी इंटरेस्ट रखती है। जैसे ही लोन पूरा हो जाएगा मॉर्गेज अपने आप समाप्त हो जाएगी। कौन करवा सकता है? ज्यादातर मॉर्गेज डीड वो लोग कराते हैं जो जैसे मकान के मालिक हो या कोई प्लॉट हो या फ्लैट हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, कोई भी, वो लोग मॉर्गेज डीड कराते हैं। और मॉर्गेज डीड कब करवाई जाती है? जब किसी को होम लोन लेना हो, हाउस कंस्ट्रक्शन लोन लेना हो, प्लॉट परचेज करना हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना हो, बिजनेस लोन लेना हो, एजुकेशन लोन लेना हो, या फिर एमएसएमई लोन जो सरकार ने योजना बना रखी है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस वाले, वो लोन लेने हो तो ये सब मॉर्गेज डीड करवाई जाती है। अब मॉर्गेज डीड में बहुत सारी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है। तो सबसे पहले हम मॉर्गेज डीड सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर जो सब कैटेगरीज होती है वो आप जो कॉमन है 2-3 वो इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूं पहले ही। तो सबसे पहले आती है मॉर्गेज डीड विदाउट पोजीशन। 90% लोग यही कराते हैं, 99%। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा उपयोगी कैटेगरी होती है ये, या किसी भी सामान्य बैंक से आप लोन लेते हो तो ये कैटेगरी इसी में आती है। अब विदाउट पोजीशन का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी पे कब्जा बैंक नहीं रहेगी, पोजीशन आपकी रहेगी, बैंक के पास सिर्फ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सिक्योरिटी के रूप में जमा रहेंगे। जैसे आप किसी घर के अगेंस्ट लोन लेंगे तो आप उस घर में आप ही रहेंगे, बैंक खाली नहीं करवाएगी। प्लॉट रहेंगे तो प्लॉट के मालिक आप ही रहेंगे, दुकान है तो दुकान के मालिक ही आप ही रहेंगे। बैंक के पास सिर्फ मॉर्गेज रजिस्ट्री होगी और उसके ओरिजिनल दस्तावेज बैंक रख सकती है। कब होते हैं? जब होम लोन लेने होता है, या प्लॉट पे लोन लेते हैं, या हाउस कोई खरीदते हैं नया, या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। यानी लगभग हर सामान्य बैंक लोन प्रक्रिया में यही करता है। मान लीजिए आपने 50 लाख का कोई होम लोन लिया, घर आपका रहेगा, आप उसी में रहेंगे। लोन जब तक पूरा नहीं चुकता तब तक बैंक सिक्योरिटी के रूप में उसके ओरिजिनल दस्तावेज और मॉर्गेज विदाउट पोजीशन रखेगी अपने पास। इसमें दूसरी कैटेगरी आती है जो और इम्पोर्टेंट है, इसके बाद दूसरे नंबर पे दूसरी कैटेगरी आती है डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड प्लेज वाली। अब आप देख सकते हैं इस कैटेगरी में, इसका नाम सुन के आपको लगता होगा यार कुछ ज्यादा ही जटिल लग रहा है, क्या है, क्या मतलब है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ये एक सिर्फ टाइटल डीड होती है। जो कोई भी टाइटल डीड होती है, जैसे आपकी ओरिजिनल रजिस्ट्री है वो टाइटल डीड हो गई, तो उसको डिपॉजिट करते हैं। मतलब डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड का मतलब ओरिजिनल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बैंक के पास रखना और उसके अगेंस्ट क्या लेना, लोन लेना। इसका मतलब प्रॉपर्टी बैंक को देना नहीं है, सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक के पास रखने, ताकि लोन सुरक्षित रहे। प्रॉपर्टी पे कब्जा आपका रहेगा, ओरिजिनल रजिस्ट्री बैंक के पास रहेगी जब तक आप लोन जमा नहीं करा देते। एक कैटेगरी ये भी होती है मॉर्गेज डीड विद पोजीशन। इसमें क्या होता है, पोजीशन बैंक खुद ले लेती है, कब्जा बैंक का होता है। 99% बैंक विदाउट पोजीशन ही करती है और लोग विदाउट पोजीशन से ही लोन लेते हैं। तो ज्यादातर आप देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट होती है मॉर्गेज डीड विदाउट पोजीशन। सब लोग कराते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आप अगर ऑनलाइन करने जाओ तो इसको आप ऑनलाइन हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद तो दूसरी सेकंड नंबर पे कुछ बैंक के कराती है, वो होती है डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। तो आप जान गए कि मॉर्गेज डीड होती क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज कौन सी होती है जिनमें अपने को मॉर्गेज डीड करनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा ई पंजीयन पोर्टल पे लाइव और कितने रुपए अपने को जमा कराने हैं, सरकार कितनी छूट देती है, कुल खर्चा कितना आएगा, ये सब कैटेगरीज के अंदर आपको मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं ऑनलाइन इसका प्रोसेस। तो दोस्तों सबसे पहले हम ई पंजीयन पे लॉगिन कर लेंगे, अपने मोबाइल नंबर डाल के, ओटीपी डाल के, जो प्रोसेस आप सभी को पता है। उसके बाद क्लिक करना है, यहाँ आ जाना आपको न्यू एड वैल्यूएशन पे, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट को, आपको एग्जांपल के लिए अजमेर आ रहा है, अजमेर पे क्लिक कर देते हैं। अजमेर पे क्लिक करने के बाद आपको ये मिलेगा यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट की डिटेल्स। अगर आप शुरू से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो, पंजीयन सीरीज के वीडियो देखे आपने, तो आपके समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए प्रॉपर्टी अपने पास किसी ग्रामीण आबादी का पट्टा है, उसके ऊपर किसी को लोन लेना है, उसकी अपन मॉर्गेज कराने जा रहे हैं। तो रूरल पे क्लिक कर देते हैं। रूरल पे क्लिक करने के बाद अपन सेल्फ में लिख देते हैं खुद। पार्टी जो है पुरुष जनरल कोई भी हो वो क्लिक कर दीजिए उस पे। उसके बाद आइए डॉक्यूमेंट टाइप्स में। डॉक्यूमेंट टाइप में मॉर्गेज लेना है हमको, सबसे इंपॉर्टेंट यही, हम लोन की रजिस्ट्री करा रहे हैं। तो यहाँ पे मॉर्गेज टाइप कर दीजिए।
मोर्गेज लिख दीजिए। उसके बाद आती है सब कैटेगरी। तो मोर्गेज कैटेगरी के अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज होती है, अलग अलग प्रकार के मोर्गेज होते हैं। 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमने आपको शुरू में एक्सप्लेन कर दिया कि मोटे मोटी तौर पे जो इंपॉर्टेंट, एक तो यहाँ आपको दिख रही होगी मोर्गेज डीड विदाउट पोजीशन, सबसे ज्यादा यही होती है। पोजीशन क्यों लेते हैं नहीं लेते हैं इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट मोर्गेज डीड विदाउट पोजीशन। उसके बाद आता है ये डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। आजकल ये भी सबसे ज्यादा बैंक रिकमेंड करती है, प्राइवेट जो फाइनेंस कंपनीज है वो कुछ लोग इसी में करके लाते हैं। इसमें आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड तो है जो आपको हमने एक्सप्लेन किया। उसके आगे देखिए आप, व्हेन लोन इज रीपेबल इन मोर देन 3 मंथ्स, जब लोन 3 महीने बाद रीपेबल होगा, मतलब कोई भी लोन लिया हो आपने 3 महीने बाद उसको चुकाओगे, तो मोटा मोटी जो 90% लोन होता है, 99% लोन होता है वो 3 महीने से लंबा ही चलता है। तो ये सिलेक्ट करते हैं सेकंड ऑप्शन। और एक थर्ड आपको जो बताया था उसके अंदर था विदाउट पोजीशन, सॉरी थर्ड जो था विद पोजीशन, ये होता है। फिर इसमें देखिए आप मोर्गेज डीड फेवर इन एमएसएमई, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर एमएसएमई का कोई बैंक लोन ले रही है, कोई कंपनी बैंक से एमएसएमई का लोन ले रही है तो वो क्लिक कर सकते हो आप। इसमें आप कैटेगरीज देख सकते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पे दी गई है आपको। तो मेन इंपोर्टेंट जो कैटेगरी हम मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा आप वो देख सकते हैं विदाउट पोजीशन है, मोर्गेज डीड विद पोजीशन है। उसके अलावा मोर्गेज डीड एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन पर्पज, जब कोई बच्चा एजुकेशन लोन लेता है तो उसकी कैटेगरीज यहाँ है। तो बहुत सारी स्कीम है, लेकिन मोटा मोटी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो एक होता है विदाउट पोजीशन का। तो अपन सबसे पहले इसी को लेंगे, मोर्गेज डीड विदाउट पोजीशन। इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आइए, यहाँ पे कैटेगरीज आ गई, श्रेणी जनरल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अजमेर जिला हमने सिलेक्ट किया था, सबसे पहले अजमेर जिला सिलेक्ट किया था, तो यहाँ देख सकते हैं आप अजमेर जिला ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद सब रजिस्ट्रार, कोई सा भी सब रजिस्ट्रार ले लीजिए अजमेर के अंदर जो आपको सही लगे या दूर लगे। तो मान लीजिए इसमें हम ले लेते हैं पुष्कर ले लेते हैं। पुष्कर लेने के बाद तहसील सिलेक्ट कर लेते हैं, इसकी तहसील भी पुष्कर हो जाएगी। मान लीजिए हमारी जमीन पुष्कर के अंदर है और पुष्कर में हम लोन ले रहे हैं, तो यहाँ आप लिख दीजिए मोर्गेज डीड विदाउट पोजीशन। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव पे। सेव पे क्लिक करते आपको यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के सिटीजन रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे, देख सकते हैं आपको ये सिटीजन रेफरेंस नंबर है यहाँ के। मोर्गेज डीड विदाउट पोजीशन। उसके बाद में स्वयं पुरुष लेने वाला लोन, रूरल एरिया अजमेर डिस्ट्रिक्ट लगता है, एसआरओ पुष्कर और तहसीलदार भी पुष्कर है, मतलब पुष्कर के जिले पुष्कर तहसील के अंदर की प्रॉपर्टी है। कैलकुलेट ड्यूटी पे क्लिक करेंगे। एजुकेशन डेट ये डाल दी आपने, मान लीजिए आज की डाल दीजिए। उसके बाद फेस वैल्यू होती है जो लोन की वैल्यू होती है, आप कितना लोन ले रहे हैं। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो 1 लाख रुपए लिख दीजिए, ये हो गया 1 लाख। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो 10 लाख कर दिया हमने। उसके बाद कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आपके कितनी फीस लगने वाली। 10 लाख का आप लोन लेंगे तो आपकी कितनी फीस लगेगी वो यहाँ आपको दिख रही होगी। फेस वैल्यू आपकी 10 लाख, मोर्गेज डीड लिया आपने विदाउट पोजीशन, फेस वैल्यू ही आपकी मोर्गेज डीड में जो आप लोन ले रहे हैं वही हो गई। यहाँ आप देख सकते हो टोटल आपको 8,750 रुपए जमा कराने पड़े। अब इसमें छूट देती है सरकार इसमें सबसे ज्यादा छूट इसी में देती है। देखिए यहाँ पे टोटल आपके जो बन रही थी उसके अंदर छूट दी है 17,500 रुपए की, तो उसने स्टाम्प ड्यूटी पे छूट दी है और रजिस्ट्रेशन फीस पे दी आपको 5,000 की, मतलब आधा प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी फेस वैल्यू की, किसके अंदर, मोर्गेज डीड के अंदर। और यहाँ आप देख सकते हो स्टाम्प ड्यूटी 20,000 थी, उसके सिर्फ 2500 है, ये हो गई 0.25%। तो स्टाम्प ड्यूटी होगी आपकी 2500, सरचार्ज हो गया उसी रेशियो के हिसाब से, और ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन फीस आधा % यानी 0.50%। CSIR 500 रुपए हो गए, टोटल हो गए आपके 8,750 रुपए। ठीक है, उसके बाद पार्टी डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। पार्टी डिटेल में देखिए प्रेजेंटर, एग्जीक्यूटेंट, क्लाइमेंट और विटनेस ये दे रखे हैं। ये सब हमने आपको ई पंजीयन की सीरीज के पार्ट में बता रखा है, वहां जाइए, हमारी ई पंजीयन की सीरीज है उसको पार्ट्स को देखिए और आप वहां आसानी से सीख। फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ प्रेजेंटर कौन होता है, जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो प्रेजेंटर और एग्जीक्यूटेंट अपने दोनों के सेम हो सकते हैं, कब, जब रजिस्ट्री करते हैं। तो लोन में जो एग्जीक्यूट करता है, तो हम इसमें एग्जीक्यूटेंट भरने जा रहे हैं। एग्जीक्यूटेंट कौन है, जो भी कोई प्रेजेंट कर रहा हो डॉक्यूमेंट वो एग्जीक्यूटेंट हो गया हमारे लिए, तो वो भर सकता है। मान लीजिए XYZ है कोई, उसके पिताजी का नाम लिख दीजिए, हिंदी में नाम लिख दिए उनका, ऐसा भी ऐसे ही इंग्लिश में लिख दीजिए, ऐसे ही पिता का नाम इंग्लिश में लिख दीजिए, उनका जेंडर लिख दीजिए, DOB लिख दीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कास्ट लिख दीजिए, कैटेगरी जनरल लिख दीजिए, या आपकी कोई शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल कास्ट लिख दीजिए, शेड्यूल ट्राइब है तो शेड्यूल ट्राइब लिख दीजिए। OBC के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए जाट लिख देते हैं या यादव लिख दीजिए,
जो भी आप लिखना चाहो वो लिख दीजिए। इसमें कास्ट हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हिंदी में जाति लिख दीजिए, यादव लिखेंगे तो यादव हो जाएगा। जो भी ओबीसी की आपकी कास्ट है आप यहाँ पे रिलेवेंट जो भी कास्ट है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको संपर्क मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने हैं तो इस पे एंटर कर दीजिए। व्यवसाय लिख दीजिए आपका, मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं, कैसा भी आपको लोन लेना है वो हो गया। सिलेक्ट आईडी, आपकी आधार आईडी लिख दीजिए। आधार नंबर डाल के आपको यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। 12 अंकों का आधार नंबर डालना पड़ेगा आपको। उसके बाद वेरीफाई आधार पे क्लिक कीजिए। वेरीफाई आधार पे आप जो ही क्लिक करेंगे ऊपर ओटीपी के साथ वेरीफाई होने का ऑप्शन आएगा, इसको वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद आपका पता भर दीजिए, मकान नंबर, कॉलोनी, एरिया, जो भी आपका लगता हो क्षेत्र, ये सब भर दीजिए। देख लीजिए तो वेरीफाई आधार करके आपको यहाँ पे एरर आ रही है। आधार वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। जो ही आपका आधार वेरीफाई होगा, सेव पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा ऐसा कुछ। ऐसे ही आपने एग्जीक्यूटेंट भरा, ऐसे ही आप क्लाइमेंट भर देंगे। क्लाइमेंट कौन होगा? पब्लिक होगी, लेकिन पब्लिक में कौन होगा? इंस्टीट्यूशन होगा, उसका आप नाम लिखेंगे। और जो क्लाइमेंट होगा जिसके हिस्से जमीन जा रही है, यानी जो जमीन विदाउट पोजेशन जा रही है, पोजेशन नहीं हो रहा लेकिन जा रही है, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसके पास जमा हो रहे हैं, वो थर्ड पार्टी जो भी फाइनेंस कंपनी है, जो बैंक है, जो भी लोन दे रही है, उसके नाम से आपको क्लाइमेंट की डिटेल भरनी है। पार्टी का नाम लिख दीजिए आप, जैसे एसबीआई बैंक हो गया, बैंक पावर बाय या फिर ऑथोराइज्ड बाय। तो इसमें आप ध्यान रखिए, या तो पावर बाय होगा या ऑथोराइज्ड बाय होगा, दोनों सेम ही, लेकिन ऑथोरिटी पर्सन होगा, उसके साथ बैंक का एक ऑथोरिटी पेपर भी साथ में आएगा कि हमारी बैंक की तरफ से ये पर्सन ऑथोराइज है, क्योंकि उनकी फोटो खिंचाई जाएगी, उनका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना कि जो पार्टी है उसका नाम ऐसे लिखना है, एसबीआई बैंक ऑथोराइज्ड बाय, उसका नाम हो जाएगा और उसके पिताजी का नाम यहाँ आ जाएगा। उसका किसका? बैंक के जो मैनेजर हैं या एयू फाइनेंस या जो भी एक्सवाइजेड फाइनेंस कंपनी है, उनके जो ऑथोराइज पर्सन है उनकी डिटेल्स ऐसे आप भर सकते हैं। ऐसे ही भरनी है आपको, डायरेक्टली उनका नाम नहीं लिखना है, क्योंकि नाम लिखने से वो व्यक्तिगत हो जाते हैं। ये लोन का मैटर है, बैंक का मैटर है, फाइनेंस किसी कंपनी का मैटर है, तो वो उसके थ्रू है, वो ऑथराइज्ड है। कल को वो चेंज हो जाएंगे, दूसरा कोई पर्सन आ जाएगा तो भी वो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो फ्रंट में जो बैंक है, जो कंपनी है फाइनेंस, उसका नाम सेम ही रहने वाला है। ईमेल है, ये उनका आधार नंबर है, डीओबी है उस पर्सन की, ईमेल आईडी है, उनके जो व्यवसाय है, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, ओब्वियसली सर्विस करते हैं वो, क्योंकि एम्प्लॉय है। उसके बाद उनकी आईडी, आधार आईडी लिखेंगे, फिर आधार उनका वेरीफाई करोगे आप। ऐसे ही पैन कार्ड वगैरह ये डिटेल, हाउस नंबर, मकान नंबर, सब कुछ आप लिख के इस पे सेव क्लिक कर दोगे, ये सेव हो जाएगा ऐसे ही। तो ऐसे आपको क्लाइमेंट दिखेगा, सेव होने के बाद ये क्लाइमेंट हो गया और ऐसे ही एग्जीक्यूटेंट दिख जाएगा। उसके बाद आता है विटनेस। विटनेस भी बहुत आसान है, पब्लिक होती है विदाउट ओटीपी। ये अगर आपको समझ में नहीं आता, हमने इसको शॉर्ट करने के लिए आपको समझाया है। अगर आपके फिर भी चीजें समझ में नहीं आती कि ये कैसा भरा जाता है, कोई पार्टी डिटेल्स कैसे भरी जाती है, तो हमारा ई पंजीयन का एक वीडियो बना हुआ है, ऑनलाइन आप चैनल पे देख सकते हैं, पार्टी डिटेल्स करके। उसमें एग्जीक्यूटेंट क्लाइमेंट कैसे भरते हैं सब लाइव बताया गया है, तो आप वहां जाके भी सीख सकते हैं। विटनेस भरने आपको 2 विटनेस की डिटेल भरनी है, ठीक है। पहले पार्टी का नाम लिख दीजिए, उनके पिताजी का नाम आ जाएगा, पक्षकार का नाम आ जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों हो गया। उसके बाद मेल फीमेल हो जाएगा, यहाँ एज हो जाएगी, किस कैटेगरी में आते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, जनरल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, एसबीसी, माइनॉरिटी, जो भी है। कास्ट यहाँ लिखेंगे आप इंग्लिश में, उसका हिंदी में यहाँ लिखेंगे तो अपने आप हिंदी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप व्यवसाय लिख दीजिए, सर्विस में है, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, फार्मर है, जो भी है। ऐसे ही सेम आपको डिटेल भरनी है और सेव पे क्लिक करना है। ऐसे ही आपको 2 टाइम करना है, क्योंकि 2 विटनेस होंगे। अब आपके कंफर्म हो गया। मॉर्गेज डीड में क्या होता है? एग्जीक्यूटेंट कौन होता है? जो लोन ले रहा हो, क्योंकि वो एग्जीक्यूट कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी, अब जो उसके कागज हैं वो गिरवी रखने के लिए, ताकि उसके बदले वो बैंक से लोन ले रहा हो विदाउट पोजीशन, तो वो एग्जीक्यूट करेगा, वही प्रेजेंटर बनेगा। बहुत सारी जगह प्रेजेंटर अलग से भरा जाता है, वो भी कोई इश्यू नहीं है, और एक साथ भी आप भर सकते हैं। जब एग्जीक्यूटेंट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रेजेंटर और स्टाम्प परचेजर, दोनों सेम हो सकता है। प्रेजेंटर भरना बहुत जरूरी है, प्रेजेंटर पे क्लिक करना बहुत जरूरी है। नहीं भरेंगे अलग से तो आपकी जो डीड है वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी। अगर यहाँ आगे बढ़ गई तो एसआर ऑफिस जो आपको लगता है उसमें आगे प्रोसीड नहीं होगी। प्रेजेंटर भरना बहुत जरूरी है। क्लाइमेट कैसे भरना आपको बता दिया। बैंक में स्पेशली पहले बैंक और कंपनी का नाम आएगा, बाई ऑथराइज पर्सन का नाम, फिर आएगा फला बैंक ऑथराइज बाई फला, उनका ऑथराइज पेपर होगा उसके थ्रू, तो उनकी डिटेल भरनी है, फिर सेम ऐसे हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज की फोटो हो तो वो अपलोड कर दीजिए, सिंगल यहाँ पे अपलोड करके, दूसरा फोटो अपलोड कर दीजिए, 2 फोटो से काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रेजेंटर डिटेल पे आप क्लिक कर दीजिए। दस्तावेज प्रस्तुतकर्ता स्वयं है, खुद आए हैं लोन लेने वाले, तो ये मैंडेटरी है भरना, इस पे क्लिक करके आप भर दीजिए।
फील्ड शेयर भरने की जरूरत नहीं क्योंकि एग्रीकल्चर रजिस्ट्री हो ही नहीं रही है। उसके बाद आएंगे पेमेंट डिटेल्स में। तो जो ही आप पेमेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं कि कैसे क्या आएगा, अलग तरह से ये डिटेल है। तो उसमें आपने 8,000 रुपए लिखे हुए आ रहे थे, यहाँ पे 10,490, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सीखने के लिए। तो यहाँ देखिए आप स्टाम्प ड्यूटी 3,000 है, सरचार्ज 990 रुपए, रजिस्ट्रेशन फीस 6,000 है, CSI 500 रुपए। तो ये जब आप जमा करा देंगे तो रिमेनिंग में आपको यहाँ 000 नजर आएगा। अगर आप जब तक आप नीचे दो चालान आपको दिख रहे हैं, जो चालान हमने ऐड किए हैं, ये दोनों सबमिट नहीं करोगे तब तक आपको नीचे रिमेनिंग लिखा हुआ दिखेगा कि इसमें कितना रुपए आपको जमा कराना है। अगर CSI में नहीं होगा तो यहाँ 500 रुपए नीचे आपको रिमेनिंग में दिखेगा। जब तक रिमेनिंग टोटल ड्यू के नीचे 0 नहीं आएगा तब तक फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसे चालान, ई स्टाम्प का चालान काट लीजिए या फिर ई ग्रास के चालान के थ्रू ही स्टाम्प ड्यूटी आप जमा करा दीजिए। अब ई ग्रास के चालान में स्टाम्प ड्यूटी कैसे जमा कराते हैं तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा आसानी से। वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ चीजें आप अलग से सीख सके जो रेगुलर आपके काम आए। यहाँ पे हमने एक ई स्टाम्प यूज किया। अगर आप ई स्टाम्प यूज नहीं करना चाहते तो ई ग्रास चालान से भी आप स्टाम्प ड्यूटी काट सकते हैं। उसके लिए आपको सिलेक्ट पार्टी डिटेल्स, यहाँ जब पार्टी पे सिलेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 2 नाम आएंगे, बैंक का नाम आएगा और पार्टी का नाम आएगा। अगर पार्टी के थ्रू जमा हो रहे पैसे या पार्टी जमा करा रही है तो पार्टी का नाम पे क्लिक कर देंगे। सिलेक्ट टाइप पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट टाइप में आपको ऑप्शन आए मिलेगा ई स्टाम्प का, ई ग्रास का, जो भी जिस कैटेगरी का आपने चालान काटा है वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। तो ई स्टाम्प सिलेक्ट करेंगे तो आप ई स्टाम्प सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ई स्टाम्प की डिटेल आपको लिखनी है, सीरियल नंबर मांगेंगे, ये सीरियल नंबर लिख दीजिए और सेव कर दीजिए। ऐसे ई ग्रास का चालान आएगा। ई ग्रास का चालान कैसे जमा कराना है वो भी आप ई ग्रास यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और सेव कर दीजिए। फिर भी आपको समझ में नहीं आया कि चालान और कैसे काटा जाता है और कैसे पैसे जमा कराया जाता है तो हमारे ई पेंशन सीरीज का एक और पार्ट है, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। वहां आसानी से आपको ये प्रक्रिया हमने बता रखी है। तो सब कुछ जमा होने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। यहाँ क्लियर और सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। सेव पे क्लिक करते ही डाटा सेव हो जाएगा और टोटल जो ड्यू है आपका वो 0 हो जाएगा। ये सब होने के बाद आपको चेकलिस्ट का ऑप्शन आएगा। चेकलिस्ट पे आप क्लिक कर दीजिए और उस चेकलिस्ट को आप क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होते ही आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने देखा कि मॉर्गेज डीड लोन की रजिस्ट्री कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से जो नए लोग काम करते हैं, जो सीखना चाहते हैं कि हम मॉर्गेज खुद ही कर सकते हैं घर से या हमारे कंप्यूटर लैपटॉप से, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। फिर भी आपके किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आए कि कैसे क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, क्योंकि हमने समय को देखते हुए बहुत कम चीजें आपको डायरेक्ट समझाई है और कुछ हमने रेफरेंस भी दिए हमारे चैनल के वीडियो जाके आप देख सकते हैं उनको भी। फिर भी आपको लगे कि यहाँ दिक्कत आ गई, ऐसा कुछ इश्यू आ गया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, हम वहां आपको रिप्लाई करेंगे। दूसरा ये कि हम एग्रीमेंट भी लोग बोलते हैं, मॉर्गेज के अलावा एग्रीमेंट भी आजकल बहुत चल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि एग्रीमेंट रिलेटेड नया वीडियो और लाएं आपके लिए, ताकि आप समझ सकें कि एग्रीमेंट जो करते हैं वो मॉर्गेज और एग्रीमेंट में क्या फर्क है और एग्रीमेंट भी चल सकता है कि नहीं। बहुत सारी बैंक या प्राइवेट कंपनीज जो है, फाइनेंस कंपनीज, वो आजकल एग्रीमेंट भी कराती हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।